ये कह रही हूं कि अगर भुखमरी इतना बड़ा मुद्दा है तो क्यों बार बार आप कर्नाटक सरकार का फैसला उठाकर देखिए, क्यों मुस्लिमों को उस कैटेगरी में शामिल करते हुए ओबीसी का अधिकार, उनका हक दे दिया गया, ये बताइए। भुखमरी की बात की क्या उन्होंने? इतना बड़ा मुद्दा है तो कीजिए ना। अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, एक एक दे रहे हैं ना विजन की, तब तक हम भुखमरी खत्म कर देंगे। ये है ना कि आप लोग तेजस्वी जी का एक रैली कवर कर लीजिएगा ना तो पता अरे चल जाएगा कि तेजस्वी जी सुनिए, अब सुनिए, अब आपने पूछ ही लिया है तो सुनिए। प्रियंका जी, प्रियंका जी अब सुनिए जरा मेरी बात, सुनिए मेरी बात। प्रियंका जी, प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। अब आपने पूछा है तो अब सुन लीजिए। जब आपने तेजस्वी यादव की बात की है, पहले तेजस्वी यादव को कहिए कि नॉट रीचेबल की बजाय रीचेबल हो जाएं। उनकी टीम को कहिए कि जब कोई पत्रकार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उनको बताए कि उनसे कोई पत्रकार बात करना चाहता है। और ये मैं किसी और के हवाले से नहीं, खुद के हवाले से कह रही हूँ, मेरा नाम लेकर बताइएगा उनको। अब आगे बात करिए। एक जगह नॉट रीचेबल तेजस्वी यादव, तो आगे बताइए। कैसे दिखेंगे आपको? जूम इन करना थोड़ा कम कीजिएगा तो बाकी नेता के मुद्दे दिख जाएंगे आपको। और तुष्टीकरण पे सवाल करना है तो राजद के प्रवक्ता से मत पूछिए, मोदी जी से डायरेक्ट जाके सवाल कीजिए जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर जाइए, मोहन भागवत से पूछ के आइए। आप तय करेंगे कि किससे सवाल और क्या करना है। और अगर आपको सवालों का जवाब नहीं देना है तो ससम्मान डिबेट का हिस्सा मत बनिए। सवाल तो पूछा जाएगा ना, तभी जवाब देंगी ना आप। आपके एजेंडे पर बेवजह प्रियंका जी समय जाया मत कीजिए, बेवजह समय मत जाया कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आते हुए क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्णा जी, कृष्णा जी के साथ मेरा कोई लेना देना बोलिएगा। नहीं, ऐसा ये बंद करेंगे बोलना तो मैं बोलूं। देखिए, सम्मान्य प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बनकर गुजरात में जीते, उसके बाद वो 2 बार प्रधानमंत्री जीते और दोनों बार बीजेपी अपनी सीट बढ़ाकर 303 तक पहुंची। और ये जो आरजेडी के प्रवक्ता है ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के बारे में क्या जानते हैं और क्या मुद्दा उन्होंने कहा। थोड़ा मैच्योर्ड इनको होना चाहिए। जो व्यक्ति 5-5 इलेक्शन जीतता हो और अपने पार्टी को सिंगल हैंडेडली राष्ट्रीय स्तर पर जिताता हो, उनके बारे में ये टिप्पणी कर रही है। दूसरी बात यह है कि इनके जो सहयोगी 1972 से कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ और 2014 तक ये सत्ता में थे, केंद्र में भी थे और ज्यादातर राज्यों में भी थे, और उन्होंने गरीबी को तो नहीं हटाया, इन्हें गरीबों को ही हटा दिया। तो ऐसे ये पार्टी है। और जो मुस्लिम अपीसमेंट में अभी उन्होंने किया है और ओबीसी को जो के ऊपर जो उन्होंने अन्याय किया है, उसको ये इलेक्शन में उनको पूरा खामियाजा भरना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये मुस्लिम अपीसमेंट छोड़कर अगर देश हित, जनहित और लोकहित में काम करे तो मुझे लगता है इनका ज्यादा फायदा होगा। और आरजेडी के प्रवक्ता को तो मैं सीरियसली लेता नहीं कि इनको पता ही नहीं अभी तक सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है और कितने इलेक्शन जीते। शायद इनको पता ही नहीं कि 180 वेलफेयर स्कीम हो गए, इनको पता ही नहीं कि 370 धारा ये हो गए खारिज हो गई, इनको पता ही नहीं कि राम मंदिर बन गया है, इनको पता ही नहीं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सभी जो मोदी जी के स्कीम है, इनको पता ही नहीं स्वच्छ भारत के बारे में, इनको पता ही नहीं कि जो गैस घर घर पहुंच गया है, जल घर घर पहुंच गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ये जानते ही नहीं। इनको जो रास्ता बन रहा है पूरे देश में पता ही नहीं, इसके बारे में पता बात है नहीं मुझे, करते। इनको पता नहीं है, पता है या नहीं वो नहीं पता सर, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करते। हेगड़े साहब ये तो है, लेकिन कौशिक जी शायद इसके बारे में बात करना चाहते हैं। कौशिक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन समीर सर आपके पास आते हैं, शिवम आपके पास आऊंगी, फिर अंतिम आपका एक क्लोजिंग कमेंट संजीव जी मैं लूंगी। समीर सर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 की ये तो क्लियर कहती है ना कि ये देश में जो मुस्लिम आबादी 14%, लेकिन यूपीएससी को पास करने वाले सिर्फ 3%, और ये भी बताया गया कि मुसलमानों की स्थिति कई जगह दलितों से भी ज्यादा खराब है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका पिछड़ा आयोग है वो भी ये कहता है कि कई मुस्लिम समुदाय में ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि कई अरसे से वंचित हैं, भेदभाव का शिकार होते हैं, उसको भी कंसीडर करना होगा। लेकिन कर्नाटक सरकार से जब वो सवाल पूछती है तो उसको लेकर कोई ठीक तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, जिसके बाद वो प्रेस रिलीज जारी होती है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिसके कैटेगरी 2B का जिक्र किया। लेकिन क्या इस लिहाज से भी नहीं सोचना चाहिए, जब विपक्ष ये कहता है कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आर्थिक आधार पर किसकी कैसी स्थिति है और फिर उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं
जो इंटेंशन थी वो बाबा साहब अंबेडकर की भी तो यही हुआ करती थी सर। बिल्कुल पूर्णिमा मिश्रा जी, मैं तो पहले मैं माफी चाहता हूँ, शायद मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था, इसे Right, डिबेट sir. का हिस्सा नहीं बन पाया लंबे समय तक, जी तो मुझे मतलब डिस्कशन में मैं शामिल नहीं हो पाया। मेरा ये कहना था कि पूर्णिमा जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बात का जिक्र किया था और केंद्र की मोदी सरकार और जिस तरीके से कोशिश कर रही थी कि जो गरीब तबके को आरक्षण मिले, मुझे लग रहा है कि इसको धर्म के आधार पर आरक्षण में कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने कर दिया है। पिछड़े और गरीब को छोड़कर, जाति का छोड़कर उन्होंने धर्म की राजनीति वहां पर शुरू कर दी और सारे मुसलमानों को, ये तो जब मामला तब सामने आया कि जब पीजी में 750 या 800 के करीब कुछ एडमिशन होना थी, उसमें से 170 या 190 के करीब एडमिशन जब मुस्लिम समुदाय को दे दी गई, जब शिकायत दर्ज हुई, जब हंसराज अहीर जिस पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता पड़ा कि 16% से ज्यादा मुस्लिम लोग उसके अंदर एडमिशन ले चुके हैं। और जब राज्य सरकार के बारे में पूछा गया तो राज्य सरकार अभी तक इस मामले में बताने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह से वर्गीकृत कर दिया है 32% आरक्षण को, कि सारे मुस्लिम को उसके अंदर धर्म के आधार के अंदर उसको डाल के सबको आरक्षण देने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है ये बहुत खतरनाक शुरुआत देश के अंदर कांग्रेस सरकार ने करने की कोशिश की है। अगर जो कांग्रेस सरकार कर रही है, अगर ये बाकी जगह विपक्ष की सरकारें करने लगे, तो मुझे लग रहा है कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी कि पिछड़े लोगों को और जो जाति के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, वो एक तरफ रह जाएगा और धर्म इसके अंदर घुस जाएगा। और मुझे लग रहा है ये एक नए तरह का एक विवाद और एक तरह का संघर्ष, मतलब धर्म का संघर्ष कर्नाटक की सरकार इसमें शुरू करना चाहती है। इसमें जो उद्देश्य आरक्षण देने का, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं कहीं 50% की जो लिमिट उसको भी हटा दिया था। चलो ठीक है कि कहीं अगर पिछड़े लोगों को आरक्षण मिल रहा होगा तो हम 50% की लिमिट में कई जगह शिथिल कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके से वर्ग संघर्ष और धर्म का संघर्ष शुरू करने की कोशिश की है मुसलमानों को लेकर, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तत्काल इस मामले में कांग्रेस सरकार को अपने कदम वापस पीछे खींचना चाहिए। शिवम, जिस तरीके से ट्रैक चेंज हुआ है, हिंदू मुसलमान दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पूरा का पूरा ट्रैक चेंज हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चनेबल तो ये भी है ना कि जब कर्नाटक सरकार जवाब देती है पिछड़ा आयोग के सवाल पर, तो वो ये कहती है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति हैं ना ही वो धर्म है। ये कैसे संभव है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म कैटेगरी में उनके लिए है ही नहीं? भगवान ही जाने। मैं मानता हूं कि हर एक चीज में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब पूछा गया वहां पर कि आप मुझे एक चीज बताइए कि ये अब सवाल पूछा गया था कि 92 में से 85 जाति कैसे मुस्लिमों की ओबीसी में आ गई, और जो पिछड़े वर्ग में है भी नहीं उनको भी आपने पिछड़े वर्ग में डालकर 150 सीटें आरक्षण में कैसे दे दी? चुप बैठ गए, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। जब वो जातियों की बात करते हैं तो मैं तो कहता हूं कि वो इस्लाम धर्म पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो मानता ही नहीं उस बात को। लेकिन बावजूद उसके वो उस चीज को लगातार पुश करते हुए जा रहे हैं क्योंकि एजेंडा है। आपने जो हिंदू मुस्लिम की बात कही, आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो सामाजिक न्याय वाली बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो तेजस्वी यादव जातीय जनगणना की बात करते हैं, जो अखिलेश यादव बात करते हैं, वो तो मुंह में दही जमाकर बैठ गए। और अगर हम जवाब नहीं पूछेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम उनसे नहीं पूछेंगे कैसे ओबीसी का आरक्षण जो है मुस्लिमों को दे दिया आपने, तो वो तो कर देंगे इस काम को। इसका मतलब साफ है कि ओबीसी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो हमारे अखिलेश यादव जी हो। हम कहते हैं कि अगर ओबीसी का आरक्षण दोगे तो आपके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। विषय साफ है। हम हर मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 महीने से मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ मोदी की गारंटी और हमने क्या काम किया उसी पर लगातार चुनाव लड़ा। लेकिन अगर मैनिफेस्टो में डालकर आप किसी पर्टिकुलर धर्म को अपील करने की कोशिश करेंगे, किसी ओबीसी का आरक्षण खाएंगे, तो माफ कीजिए आपको ऐसे चुपचाप ना ये करने देंगे और ना ऐसा होने देंगे। मैनिफेस्टो में नहीं डाला, संजीव कौशिक जी भी कह रहे हैं मैनिफेस्टो में नहीं डाला। मैं तो कहता हूं पेज नंबर 20, ठीक है, पेज नंबर 27, पेज नंबर 6 पर जाकर संजीव कौशिक जी पढ़ ले। मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, मैं भेज दूंगा। तेलंगाना की राहुल गांधी की रैली उठाकर देख ले, कल की जो है प्रियंका गांधी जी की रैली उठाकर देख ले, उनको समझ में आ जाएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है। ठीक है संजीव जी, इस बात पर जवाब, लेकिन समय मेरे पास कम है इसलिए थोड़ा सा क्रिस्प रखिएगा। एक क्लोजिंग कमेंट आपसे है। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ ये कितना हजार्डस आपको नजर आता है, क्योंकि मुसलमानों को ओबीसी मानकर आरक्षण दे देना क्या सीधे तौर पर संविधान और मंडल कमीशन की धज्जियां उड़ाने जैसा नहीं है?
देखिए पूर्णिमा, यदि तो वहां की सरकार ने इस तरह के डिसीजन लिए तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया या कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको नजरअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या राज्य के विषय और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय होते हैं, दोनों को एक तराजू में तौला जा सकता है क्या? अभी इलेक्शन की बात है, अभी लोकसभा की बात है, तो पूरे देश में जो समस्या है उसके बारे में बात करेंगे, या स्टेट पर किसी एक स्टेट के किसी निर्णय को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट बट अनफॉर्चुनेटली सर, एक स्टेट ने उसी समय पर एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें एक विशेष वर्ग को ज्यादा अनुपातित एक कैटेगरी में शामिल करते हुए आरक्षण दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली उसी समय फैसला लिया गया है। उनको भी सोचना चाहिए था कि भाई चुनाव अभी नहीं करते। क्या इसके वजह से ये बात मान ली जाए कि ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा और पूरे हिंदुस्तान में बताया तो अभी शिवम त्यागी ने।